Hello students, welcome to business studies class. Last we have understood the joint stock company, we have understood the characteristics. Today we will understand the merits of joint stock companies. First is a limited liability. जैसे मैंने आपको उसी दिन कहा था कि हमने ये समझा था कि शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखें जहाँ पे मैंने कंपनी बहुत डिटेल में समझाया हुआ है. आई हैव टोल्ड यू कि कंपनी जो शुरू करता है, कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं शुरू करने के लिए, तो वो पैसे वो पब्लिक से लेते हैं. अब जब पब्लिक उसको पैसे देती है तो उसको बोलते हैं वो जो पब्लिक पैसे देती है दे आर दी शेयर होल्डर्स. ये मैंने समझाया हुआ है कि कंपनी पब्लिक को शेयर देती है और पब्लिक कंपनी को क्या देती है, पैसे देती है. तो शेयर होल्डर्स एक्चुअली कंपनी को पैसे देते हैं, इसीलिए बोलते हैं शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओके, तो पढ़ते हैं. सबसे पहला लिमिटेड लायबिलिटी. अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है द पब्लिक मे बी इनकरेज टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है, मतलब अगर देखो आज मैंने क्या कहा कि जो लोग शेयर होल्डर पैसे दे रहे हैं वो ऑनर है लेकिन उसका लायबिलिटी लिमिटेड है. अब आपको ये वर्ड समझना है कि लायबिलिटी लिमिटेड है, उसका मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जांपल कल जाके कंपनी पे डेब्ट चढ़ जाता है और ऐसा हुआ कि उसको प्रॉपर्टी भी सेल करके उसको डेब्ट रिकवर करना पड़ेगा. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे होता था कि उनका प्रॉपर्टी सेल करके भी उनको डेब्ट रिकवर करना पड़ता था. ठीक है, तो क्या कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको ये बोलेंगे कि आप अपना प्रॉपर्टी सेल करो और हमारा डेब्ट रिकवर करो? नहीं. वहाँ पे क्या है, शेयर होल्डर भले ही ऑनर है लेकिन वो सिर्फ अपने शेयर्स से मतलब रखता है कि फॉर एन एग्जांपल एक शेयर 100 रुपये का है तो उसको वो 100 रुपये दे देने हैं कंपनी को. उसके बाद चाहे कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि चाहे वो लॉस कर रही है, उससे शेयर होल्डर को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए. मतलब अगर कोई नुकसान होता है तो कंपनी कैन नॉट आस्क टू द शेयर होल्डर, राइट. इसीलिए शेयर होल्डर्स दे आर इंटरेस्टेड एंड दे इनकरेज टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स. वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदते हैं. उसको क्या लगता है कि अगर मार्केट का प्राइस कम हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 100 रुपये जाएंगे, कंपनी प्रॉफिट लॉस करेगी तो मेरे शेयर के प्राइस कम होंगे. हाँ, लेकिन मेरे को कोई डेब्ट नहीं देना है. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. The investors are attracted to purchase the share of companies it can be converted to cash at any time. देखो, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ट्रांसफ़र का मतलब सबसे पहले आप समझो सेलिंग होता है. ठीक है, कि अगर एक्स पर्सन ने शेयर लिए, अब कल उसको हुआ कि मुझे शेयर नहीं चाहिए तो इमीडिएटली उसी सेकेंड वो किसी को भी सेल कर सकता है. देखो, जो ये शेयर्स है ना वो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जो कभी भी इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है. अगर मैं आज कोई प्रॉपर्टी लूँ तो प्रॉपर्टी मेरे को सेल करने में इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. आपको कस्टमर मिल जाता है तो सेल हो जाता है, वरना नहीं भी होता है. तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू कन्वर्ट इनटू द कैश. वाइल शेयर्स में क्या है, वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज़ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस. अब परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, परपेचुअल यानी कि जो हमेशा रहता है. यानी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी समझाया था कि कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं यानी जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, चाहे वो रहें चाहे वो उसमें से निकल जाएं, लेकिन कंपनी तो हमेशा रहेगी ही. अ कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई. इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, मैं आपको समझाना हाईलाइट करूँगी. लिक्विडेटेड का मतलब होता है वाइंडिंग अप यानी बंद होना. कंपनी हमेशा चलती ही रहती है और कंपनी को बंद करना है तो भी लॉ फॉलो करके, कंपनी एक्ट को फॉलो करके, गवर्नमेंट का परमिशन लेके कंपनी बंद होता है, तब तक वो बंद नहीं होता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, स्कोप फॉर एक्सपांशन. Through the issue of shares, a company can accumulate large amount of capital. Hence, it has a greater scope of expansion. यानी कि अगर कंपनी को बढ़ाना है, कंपनी को एक्सपांड करना है तो मुझे पैसे चाहिए. अब पैसे कहाँ से आएंगे? तो शेयर्स इशू करो और पैसे आएंगे.
ठीक है। तो कंपनी, हम बोलते हैं ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, उससे ज़्यादा कंपनी के पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है और उसमें से इतना वो बिजनेस एक्सपांड करते हैं। सो इट हैज़ अ ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपांशन। नेक्स्ट इज़ अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कंस्टिट्यूट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सपोर्टेड बाय सैलरी मैनेजर्स। मैंने आपको कल भी समझाया था, हम वापस समझेंगे कि कंपनी जो है, ठीक है, सपोज फॉर एन एग्जांपल, ये कंपनी जो है, जस्ट अ मिनट, कंपनी जो है, ठीक है, उसमें मैंने जैसे कहा कि एक कंपनी है, उसकी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और उसके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा कंपनी जो रन करता है वो कौन करता है? जो डिसीजंस लेता है, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे डिसीजन लेते हैं। लेकिन कंपनी शुरू करने के लिए पैसे कौन देते हैं? शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स पैसे देते हैं, तो दैट कम्स इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहला है डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या कि अगर कंपनी शुरू करना है, जैसे मैंने कहा कि कंपनी शुरू करने के लिए मार्केट में से पैसे उठाने पड़ते हैं। अभी आपको लगता है कि पब्लिक इतना इजीली ट्रस्ट करेगी? अगर न्यू कंपनी है जिसका नाम किसी ने भी नहीं सुना, तो क्या कोई कभी अपने पैसे देगा कंपनी को? तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं आता। तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कि पब्लिक से पैसे लेना और उस पैसों से कंपनी शुरू करना। उसके बाद है लेक ऑफ सीक्रेसी। जैसे मैंने कहा कि डिसीजंस जितने भी हैं, जो भी हैं, वो सारे कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कई बार ऐसा ही होता है कि जब डिसीजंस लेते हैं तो जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी लीक हो जाती है, बाहर लीक हो जाती है, राइट। तो हियर दे हैव स्पेसिफाइड दैट ईच पब्लिक कंपनी शुड पब्लिश देयर अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड टू द पब्लिक टाइम टू टाइम। हैंस देयर इज़ नो सीक्रेसी इन द ऑपरेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी देखो, एक है आपकी कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं, अगर कोई पब्लिक मांगती है कि हमें उस अकाउंट्स को वेरीफाई करना है तो करने देना पड़ता है। मतलब आप उसमें कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड। थर्ड है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। जितना कंपनी बड़ा होगा कोई पर्सनल टच नहीं रहेगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है, ओके। All they are focusing on their work, they are least bother about each other. So that is the impersonal work environment. The large size of a company makes it difficult to maintain personal contact with the employees, customer and creditors. For an example, अगर वहाँ पे अनिल अंबानी है या मुकेश अंबानी है, they don't know, ठीक है, कि कौन काम करता है उनके अंडर में। और यहाँ पे जामनगर में भी रिलायंस का बहुत बड़ा टाउनशिप है, तो उनको थोड़ी पता है कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पे काम कर रहा है, कौन है वो। So they don't have any personal touch with the employees because it's a big environment, big organization. Numerous regulation, कि कंपनी में बहुत तरह के regulations होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई रेगुलेशन नहीं था, पार्टनरशिप में तो कहा कोई रेगुलेशन नहीं, HUF में तो कोई रेगुलेशन नहीं। सबसे ज़्यादा शुरू करने में भी कंपनी डिफ़िकल्ट है, कंपनी चलाना भी डिफ़िकल्ट है और कंपनी बंद करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। हर स्टेज पे वहाँ पे एंड नंबर ऑफ रूल्स, एंड नंबर ऑफ एक्ट और रेगुलेशंस है जो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं? कंपलसरी ऑडिट, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, स्टेच्यूटरी मीटिंग, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट्स फ्रॉम रजिस्ट्रार, सेबी लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। क्या होता है कि सब मिलके डिसीजंस लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल टुगेदर दे टेक द डिसीजन। So we all together when they take the decision, so it may happen that some of would be them, they would be favoring the situation, and some of them would be they weren't favoring the situation. So on that time the complexity would be arising, and they don't follow each other's decision, so conflict may arise. So वहाँ पे decision making लेने में delay होता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स में एडवर्सली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ द कंपनी। कई बार जो कंपनी डिसीजन लेती है वो शेयर होल्डर्स को नहीं भी पसंद आते हैं, तो वहाँ पे
कंपनी और शेयर होल्डर्स के कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े भी हो सकते हैं। इज़ इट क्लियर? सो ये था कंपनी का पूरा कंसेप्ट। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ कंपनीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट फॉर दैट यू हैव टू सी माई नेक्स्ट वीडियो। So till then, we'll meet tomorrow with the next video, and if you have any doubt, you can call me in doubt solving session timings. Thank you so much.